हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट केमिस्ट्री। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि वैकेशंस अब कंप्लीट होने पे आ चुकी हैं, सो आप लोगों ने अपनी स्टडी वापस से स्टार्ट कर दी होगी, और अगर नहीं की है तो अब वो टाइम आ चुका है कि आपको अपने कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, अपनी बेहतर प्रिपरेशन के लिए आपको अपनी स्टडी अब स्टार्ट कर देनी चाहिए। और स्टडी स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, प्रॉपर वीडियोस देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और एक भी दिन वीडियो मिस नहीं होना चाहिए आप लोगों से, ठीक है ना। सो आप लोग डेली वीडियोस देखें, डेली नोट्स बनाइए, उन नोट्स को रिवाइज कीजिए, उन नोट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक्स में हैं एनसीईआरटी में उनको सॉल्व कीजिए। और इसके साथ ही टारगेट अपना फिक्स कर लीजिए कि हमें अपनी प्रिपरेशन को इतना अच्छे से करना है कि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। सो अब बेहतर प्रिपरेशन के लिए मेहनत भी बेहतर करनी पड़ेगी, और बेहतर मेहनत के लिए क्या करना होगा, कुछ स्पेशल नो, प्रॉपर वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए एंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सो जैसे कि हमारा केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 9 जो है वो कंप्लीट हो चुका था। कल प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 9 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स को समझा था। आज हम करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन MOT के इस पार्ट से आते हैं। और जैसे हमारे केमिकल बॉन्डिंग की ये पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन में हम केमिकल बॉन्डिंग में प्रीवियस ईयर से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, प्लस NCERT बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको केमिकल बॉन्डिंग का हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको केमिस्ट्री का हर कंसेप्ट अच्छे से समझाना। किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए ये नहीं कि हमें 10 तरीके की बुक्स पढ़नी है या फिर हमें बहुत हाईयर लेवल पे पढ़ना है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जिस भी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ रहे हो बहुत सिंपल तरीके से पढ़ो। जितना आप सिंपल पढ़ोगे उतना आपके माइंड में वो चीज़ फिट होगी, और आप उस कॉन्सेप्ट को भूलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को और ऐसे आने वाले बहुत सारे वीडियोस को पहुंचाइए, ताकि हर स्टूडेंट को केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। फिर स्टूडेंट्स बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे how to write electronic configuration of a molecule। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमें लिखना आता है, बट जब एटम्स ने आपस में कॉम्बिनेशन करके मॉलिक्यूल बना लिया, तो अब उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? क्या जैसे एटम का लिखते हैं वैसे लिखेंगे, या फिर कुछ चेंजेस होगा इसमें? तो चलिए इसको देखते हैं। अगर आपको याद है तो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। बट ये तो कब है, जब एटम की फॉर्म में है, ठीक है। एटम के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p। लेकिन जब मॉलिक्यूल ने एटम्स ने आपस में कॉम्बिनेशन कर लिया, मॉलिक्यूल बना लिया, तो अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ही, बट लिखने का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे, तो चलिए देखते हैं। एक चीज बहुत ध्यान से समझना, मान के चलो आपके पास कोई एटम है, हाइड्रोजन ले लिया, चलिए ठीक है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अभी तो ये हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में है,
अब अगर हमें मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करवाना है तो हमें कितने एटम चाहिए, मिनिमम 2 एटम चाहिए। तो जैसे ही इस हाइड्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ जाए, यानी ये दोनों हाइड्रोजन जब आपस में मिल जाएंगे तो हाइड्रोजन के पास आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जब दोनों हाइड्रोजन आपस में मिल गए तो इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने बना लिया H2 मॉलिक्यूल। अभी तो थे ये एटम, जैसे ही दोनों एटम आपस में मिले इन दोनों ने क्या बना लिया, H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये तो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अगर हमें मॉलिक्यूल का H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो जहाँ पर हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। दो कौन कौन से, एक को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा था, दूसरे को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जैसे हम एटम के ऑर्बिटल्स को 1s, s, p, d ऐसे दर्शाते हैं, वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा, पाई, डेल्टा इनसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो जब दो एटम के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए तो यहाँ पर दो एटम के ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं ना, तो कितने नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो बनेंगे। वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, s ऑर्बिटल में है ना, और s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जब दो एटॉमिक s ऑर्बिटल मिलेंगे ना तो दो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि s ऑर्बिटल सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और p ऑर्बिटल सिग्मा भी बना सकते हैं और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनाते हैं। तो अब यहाँ पर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है तो इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसे बोलेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो बॉन्डिंग के लिए तो हम बी यूज में लेते हैं और एंटी बॉन्डिंग के लिए हम स्टार यूज में लेते हैं। तो सिग्मा बी का मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार का मतलब क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दर्शाने के लिए हम उसके ऊपर स्टार लगा देते हैं, तो स्टार से पता चल जाता है कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है ना, तो एक्चुअली हुआ क्या, ओवरऑल दो हाइड्रोजन के दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले और दोनों ऑर्बिटल आपस में मिलकर दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिए। एक है सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी सिग्मा स्टार। सिग्मा ही क्यों लिखा, क्योंकि s ऑर्बिटल हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और s ऑर्बिटल चूंकि सिग्मा बॉन्ड बना है इसका मतलब सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। चलिए ठीक है, तो अब कुछ इस प्रकार से क्या बन गए, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जा रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में जिस प्रकार अरेंज रहते हैं ना, जिस प्रकार भरे जाते हैं उसे तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर कि अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखो जैसे हम एटम के लिए लिखते हैं 1s 2s 2p, ठीक है ना। अब ये तो कब है, ये तो हम लिख रहे हैं एटम के लिए, बट जब मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे तो आप लोग एक चीज नोटिस करो कि मॉलिक्यूल में कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो, तो दोनों एटम के लिए लिखा जाएगा वही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दोनों एटम के पास है। तो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी किसका लिखेंगे, दोनों एटम का लिखेंगे। तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना मॉलिक्यूल का, तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा एस, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है तो सिग्मा 1s, एक तो बॉन्डिंग बना रहा है, दूसरा सिग्मा स्टार 1s। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर सिग्मा लिखा, ये तो समझ में आ गया क्योंकि सिग्मा इसलिए लिखा क्योंकि एस ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं आपस में मिलकर। बट ये 1s दो बार क्यों लिखा, तो भाई एक दो एटम हैं आपस में मिले, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे ना, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर सिग्मा 1s तो दर्शा रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, और सिग्मा स्टार 1s दर्शा रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। तो इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, पूरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन को दर्शाने का क्रम क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। यहाँ पर दो कंडीशंस आती हैं जब भी आप किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो एमोटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम दो टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो कब, अगर मॉलिक्यूल के पास, इफ मॉलिक्यूल हैव टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल और लेस देन 14। अगर मॉलिक्यूल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या फिर 14 से कम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा, तो वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसे हम लिखेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 1s के हमने क्या आता है 2s, तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो 1s 2s, 2s का मतलब 2p। अब एक चीज ध्यान से सुनना, p ऑर्बिटल है, ठीक है, p में 3 होते हैं ना, px, py एंड pz। अब हमने ये देखा था कि p ऑर्बिटल जो है, p एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बना सकते हैं और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे बुक्स में ऐसा पाया गया है, फिर ऐसा लिखा गया है कि pz जो है ना, pz ऑर्बिटल ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, यानी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, और px py हमेशा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। जबकि वास्तविकता में जरूरी नहीं कि सिर्फ pz ही बनाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि मोस्ट ऑफ केसेस में, ज्यादातर केसेस में pz ऑर्बिटल ही सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है और px py जो है वो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। लेकिन ये सब चीज डिपेंड करती हैं कि आपने p ऑर्बिटल में मेन एक्सिस किसको माना है। देखिए p ऑर्बिटल को हमें पता है कि डम्बल शेप होता है, एक को हम px बोलते हैं, ये इसकी मेन एक्सिस, एक को py बोल रहे हैं, एक को pz बोल रहे हैं। तो अगर p ऑर्बिटल में मेन एक्सिस अगर x को मानेंगे तो x सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, अगर मेन एक्सिस हम y को मान लेंगे तो y सिग्मा बॉन्ड बना देगा, और अगर मेन एक्सिस z को मान लेंगे तो z सिग्मा बॉन्ड बना देगा। बट जनरली क्या देखा गया, जनरली देखा गया कि ज़्यादातर सिग्मा बॉन्ड या फिर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ना वो pz ही बनाता है। तो जैसा बुक में लिखा गया है, जैसा सब मान वैसा अपन मान लेते हैं। तो हमें ये बात पता चल गई कि p में 3 ऑर्बिटल है ना, px py pz, इनमें से pz तो क्या बनाएगा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड px py क्या बनाएंगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और p तो दोनों बना सकता है ना, सिग्मा भी बना सकता है और पाई भी बना सकता है। तो चलिए लिखते हैं इसको। तो 1s 2s, 2s का मतलब 2p आएगा ना, तो यहाँ पर अब सिग्मा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे पाई, पाई 2px पाई 2py। बट अब पाई नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि pz तो क्या बनाता है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो सिग्मा
पाई की जगह क्या लिख देंगे सिग्मा 2pz। ये तो बॉन्डिंग के अभी एंटी बॉन्डिंग के भी लिखने हैं, तो एंटी बॉन्डिंग में लिख दो पाई स्टार 2px, जैसा उधर लिखा है ना सेम ऐसा कैसा ही, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो ये हमने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब लागू होगा किसी मॉलिक्यूल पे? जब उस मॉलिक्यूल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन या तो 14 हो या फिर 14 से ज़्यादा हो, सॉरी 14 से कम हो। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब फॉलो करेगा कोई मॉलिक्यूल? जब उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन या तो 14 से कम हो या फिर 14 हो। जैसे एग्जाम्पल, जैसे Cn माइनस H2 प्लस H2 माइनस हीलियम एंड B2 C2 N2। तो ये जितने भी यहाँ पर हमने मॉलिक्यूल्स लिखे हैं ना, इन सब में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या फिर 14 से कम पाए जाते हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल ही इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे। अब कंडीशन सेकंड क्या आती है कि इफ टोटल इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा आ जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो सीक्वेंस का क्रम है वो क्या होगा? तो देखो पैटर्न तो यही रहेगा, बस चेंजेस कहाँ होंगे, इस पोर्शन पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है ना, मतलब 15, 16, 17, 18, तो उस कंडीशन में कोई मॉलिक्यूल है वो इस ऑर्डर को फॉलो करेगा। कौन से ऑर्डर को? सिग्मा 1s, यहाँ तक तो सेम हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब चेंजेस कहाँ हुआ? सिर्फ यहाँ हुआ। देखो ये पोर्शन सेम रहेगा, ये पोर्शन सेम रहेगा, बस चेंज कहाँ पर होगा? इन तीनों में चेंज होगा। अगर मॉलिक्यूल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है ना, तो आपको क्या करना है, सिग्मा पाई से पहले आएगा और पाई बाद में आएगी, इतना ही डिफरेंस है, बाकी ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो क्या करना है हमें? सिग्मा को पहले लिख दो, तो सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py, ये ऐसे कैसे रहेगा? यहाँ पर चेंज नहीं होगा, चेंज सिर्फ इतने से एरिया में होगा। और क्या चेंज होगा? सिग्मा पहले आ जाएगा और पाई बाद में, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। अब ऐसे मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? तो जैसे कि NO, NO प्लस, NO माइनस, F2, O2, इसके अलावा O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल्स हैं जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये देखा कि किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन, अगर मॉलिक्यूल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या फिर 14 से कम है, तब तो वो इस ऑर्डर को फॉलो करेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। एग्जाम्पल्स ये है कुछ। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर मॉलिक्यूल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो रहे हैं, उस कंडीशन में ये इस ऑर्डर को फॉलो करेगा। इन दोनों ऑर्डर में डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर है, सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा और पाई 2px, पाई 2py बाद में लिखे जाएंगे, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सेम ही है। तो हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं मॉलिक्यूल का। अब हम सीखेंगे कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर
किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाया जाता है और उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम किसी एटम का ऑर्बिटल बनाते हैं तो इस प्रकार से तो बनाते हैं ना, ये रहा 1s, ठीक है, ये रहा 2s और p में कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, इसको बोलेंगे 2p और इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो जैसे एटम में होता है तो वैसे मॉलिक्यूल में होगा। फर्क कितना है कि एटम सिर्फ सिंगल एटम की बात हो रही है और मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पर दो एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो यहाँ पर दोनों के ऑर्बिटल भी आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह देंगे। अब जैसा अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था ना, उसी के बेस पर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा। तो देखो, जब भी हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो हमेशा एनर्जी को देखकर बनाते हैं ना। सबसे नीचे तो उस डायग्राम को उस ऑर्बिटल को लिखेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है, उसके ऊपर उस ऑर्बिटल को बनाएंगे जिसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है और सबसे ऊपर उस ऑर्बिटल को बनाते हैं जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, पता है ना आपको कि 1s ऑर्बिटल जो है ना, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, 2s की इससे थोड़ी ज़्यादा और 2p की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए बनाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो, जैसे मान के चलिए हमें बनाना है हाइड्रोजन के लिए, H2 मॉलिक्यूल के लिए बनाना है। अब H2 मॉलिक्यूल के लिए बना रहे हैं तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। हमें पता है कि H का सिंगल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। अब ये तो है सिंगल हाइड्रोजन का, जब दो हाइड्रोजन आपस में मिले तो इन्होंने तो मॉलिक्यूल बना लिया H2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सिग्मा 1। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करने की क्या क्या रूल्स हैं, तो आपने 3 रूल्स पढ़े होंगे, ठीक है ना। 3 रूल्स, स्टार मार्क करके इसको नोट डाउन कर लेना। 3 रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 रूल्स हैं। पहला है अफबाउ का रूल, अफबाउस प्रिंसिपल। अब अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी किसी ऑर्बिटल में, जब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो, तो जब भी किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम एनर्जी लेवल में भरे जाते हैं, उसके बाद वो ज़्यादा एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, 1s, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरे जाएंगे, सिग्मा 1s में, उसके बाद किस में भरे जाएंगे, सिग्मा स्टार 1s में, ठीक है ना। अफबाउ प्रिंसिपल ये तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। पहले 1s में भरे जाएंगे, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में जाएंगे, ठीक है। ये तो अफबाउ प्रिंसिपल कहता है, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग है उसका ऑर्डर कुछ यूं होगा कि हमेशा लेस एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट, सबसे पहले भरे जाएंगे। अब सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल कहता है, सेकंड रूल इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब भाई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी कि किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रूल क्या कहता है कि एक
एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। यानी हमेशा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और दोनों की स्पिन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। कभी भी दोनों सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन भरे नहीं जाते। कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम नहीं होती, एक की क्लॉकवाइज और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी तक हमने 2 रूल पढ़े। पहला रूल था अफबाउ का प्रिंसिपल, जो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरे जाएंगे, फिर 2s में और फिर 2p में भरे जाएंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आप किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरो ना, तो एक ऑर्बिटल में मिनिमम, ये कहते हैं कि मैक्सिमम, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो और दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे तो दूसरा ऐसे। थर्ड आते हैं हुंड्स प्रिंसिपल, यानी हुंड का प्रिंसिपल। अब हुंड ने क्या कहा कि जब भी आप किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरो ना, तो हमें 2 बातें तो पहले से पता चल गई कि पहले तो कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर ज़्यादा एनर्जी वाले में, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन हुंड ये कह रहे हैं कि जब भी किसी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले उस ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड करेंगे, फिर ही उस ऑर्बिटल को हम फुल फिल्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले मान के चलो आपको p में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं या फिर 3 भरने हैं, तो आपने क्या किया 1, 2 एंड 3 ऐसे भर दिया। ऐसे कभी भी भरा नहीं जाता। हुंड्स प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जब भी आप किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे ना, तो पहले तो उसको हाफ फिल्ड करो, यानी पहले तो तीनों में एक भरो, फिर इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड कीजिए। मतलब तो हमेशा ध्यान रखना, हुंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो पहले ऑर्बिटल को हाफ फील्ड भरिए, फिर फुल फील्ड भरना है। तो ये हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में भरना किस तरीके से है। अब बात करते हैं H2 की। तो अब देखो, अब 2 हाइड्रोजन एटम आपस में मिल लिए, H2 मॉलिक्यूल बना लिया। तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ये 1s1 1s1, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। कौन कौन सा? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, यानी सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक चीज और बता दूं मैं आपको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पर देखो एटॉमिक ऑर्बिटल रहते हैं, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से हमेशा कम होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी यानी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से हमेशा ज्यादा होती है, और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी यानी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होती है। इसीलिए हमने बॉन्डिंग वाले को थोड़ा नीचे लिखा है एटॉमिक ऑर्बिटल से, और एंटी बॉन्डिंग वाले को थोड़ा ऊपर लिखा है। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटम के ऑर्बिटल से कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटम के ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। ठीक है, लिख लिया। अब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम तो बना लिया। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन भरने की। तो अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? जिसकी एनर्जी क्या है? सबसे कम है। तो हम जानते हैं ना सिग्मा 1s की एनर्जी कम है, सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग की। तो ये तो कंफर्म हो गया कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? सिग्मा 1s में भरे जाएंगे। अब बात आती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे या फिर एक इसमें और एक इसमें भरा जाएगा। इसके लिए
हुंड का रूल देख लो। हुंड रूल क्या कह रहा है कि ऊपर जाने से पहले आपको क्या करना है, पहले ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड किया, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरा जाएगा, जब ये पूरा भर जाएगा ना तभी इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे और इस प्रकार से सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, सिग्मा 1s में आ गए। जब ये पूरा भर जाए ना, अब अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है ना तो वो ऊपर जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले एक ऑर्बिटल को पूरा भरो, फिर ऊपर दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भेजने हैं आपको। तो अब आप इस डायग्राम को देखकर बता सकते हैं कि H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो ये क्या हो गया, H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्या हो गया, उसका मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम। अब हम देखते हैं, हमने H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम देख लिया, कैसे बनाया था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 एटम लेंगे, जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम लिए हमने, ठीक है। यहाँ पर तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे। एटॉमिक हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हाइड्रोजन का, 1s1। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या बनाए, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए। अब जब ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो ये 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक सिग्मा स्टार यानी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, इसलिए इसको नीचे लिखा है, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, इसलिए इसको ऊपर लिखा है। अब अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, दोनों इलेक्ट्रॉन पहले एक ऑर्बिटल में रह जाएंगे, यानी पहले आप ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड करो, फिर उसको फुल फिल्ड करो। तो इस प्रकार से दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए इस एक ही सिग्मा 1s में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया मॉलिक्यूल का, सिग्मा 1s2। अब बनाते हैं H2 प्लस का। H2 प्लस का देखते हैं, तो बनेगा तो इसी प्रकार से H2 प्लस का। H2 प्लस का मतलब प्लस कब आता है, जब किसी भी मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो H2 प्लस का मतलब है कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। तो ये रहा 1s1, अब ये रहा 1s। H2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 थे ना, एक निकल गया, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ गया, H2 प्लस आ गया। अब एक ही तो इलेक्ट्रॉन बचा ना यहाँ पर, अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s1। इसी प्रकार हम देख सकते हैं H2 माइनस का। अब माइनस का मतलब क्या है भाई, माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पर अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। ध्यान रखना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया ना। जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s1 1s1। बट यहाँ पर माइनस का मतलब दोनों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चलिए इनको ऑर्बिटल में फिलअप करते हैं। तो जब ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, नीचे। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, ये ऑर्बिटल तो भर गया सिग्मा 1s। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया ना, वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर H2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2। 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें,
और सिग्मा स्टार 1s1, सिग्मा स्टार 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1। तो ये हमने यहाँ पर ये देखा कि H2 H2+ H2- का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं और उनमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ध्यान रखना, पहले नीचे वाले ऑर्बिटल को पूरा भरो, फिर आपको एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाना है। जब तक नीचे वाला ऑर्बिटल पूरा नहीं भरेगा आप ऊपर वाले ऑर्बिटल में नहीं जा सकते। इतना हमने देख लिया। तो जब हमने शुरुआत में बात की थी, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट की थी, तो हमने ये देखा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों बनाई गई थी, ताकि जो काम वीबीटी ने नहीं किया ना वो काम ये कर सके। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बता सकेगी, वे कौन सा मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करेगा, यानी कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा और कौन सा मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। इसके अलावा मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता सके कि मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है, एंड इसके अलावा उनका बॉन्ड ऑर्डर बता सके। तो ये सारी चीजें यहाँ हम समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड पाए जाते हैं उन्हें बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड की संख्या बॉन्ड ऑर्डर कहलाती है। जैसे अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। और अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब दो एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर है क्या, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बंधों की संख्या। दो एटम के बीच में बंधों की संख्या को क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, यानी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है या फिर कितने बॉन्ड्स हैं। तो NB का मतलब क्या है, जहाँ NB का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम H2 का निकालते हैं। हमने ये देखा कि H2 के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सिग्मा 1s2। ठीक है, नीचे वाला बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग होता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे इसका, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, H2 मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी 0 डिवाइड बाय 2। तो 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। ऐसे ही H2 प्लस का देखते हैं। H2 प्लस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिग्मा 1s1। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था ना वही, तो सिग्मा 1s1। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ऐसे ही H2 माइनस का देखते हैं, तो H2 माइनस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमने देखा कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, NB माइनस NA डिवाइड बाई 2, जहाँ NB तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और NA है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब हमने H2 का देखा, तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर आया 1, H2 प्लस का आया हाफ, H2 माइनस का भी आया हाफ। अब बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, देखो बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है। इसी के साथ इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर हम ये भी बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो चलिए देखते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट। हमने अभी ये देखा कि H2 माइनस और H2 प्लस इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, उनमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। अब हम देखेंगे, हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लिया कि कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी और बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से हम इन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कि बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एमओटी में ये तो बताती है ना कि किसी कोई मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है। तो चलिए स्टेबिलिटी चेक करते हैं। आपके पास 3 मॉलिक्यूल है, H2 माइनस H2 प्लस, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा वो मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, H2 का है ना। H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है H2, यानी H2 जो है मॉलिक्यूल बनता है और एग्जिस्ट भी करता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो H2 हो गया। अब H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर भी 1 हाफ है, मतलब हाफ है, और H2 प्लस का भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ है। अब अगर आपके पास कंडीशन आ जाए कि 2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम ही आ जाए, तो उस कंडीशन में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है। तो आप एक चीज नोट कर लेना, इफ 2 molecules have same bond order, अगर 2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, देन उस कंडीशन हम क्या करेंगे, देन वी चेक, फिर हम चेक करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अगर 2 मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो स्टेबिलिटी पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर इफ जिसमें भी मतलब जिस भी मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस यानी कम होंगे, वो मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, जिस भी मॉलिक्यूल में
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे ना जिस मॉलिक्यूल के पास, वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर H2 माइनस और H2 प्लस की केस में बॉन्ड ऑर्डर दोनों का ही सेम है, दोनों का ही हाफ आ रहा है, पर दोनों में स्टेबल कौन है चेक करते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, H2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, और H2 प्लस में 0 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसका मतलब स्टेबल कौन सा हो जाएगा, H2 प्लस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा H2 माइनस से। हमेशा ध्यान रखना, अगर दो मॉलिक्यूल के पास बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए भाई वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, सेम बॉन्ड ऑर्डर आने पर हम चेक करते हैं एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स को। जिस भी मॉलिक्यूल के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर H2 प्लस के पास तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और H2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर H2 प्लस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा H2 माइनस से। तो ये ऑर्डर आ जाएगा स्टेबिलिटी का, सबसे ज्यादा स्टेबल H2, देन H2 प्लस और सबसे कम H2 माइनस। अब हमने ये तो देख लिया कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं और बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से हम किसी मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक नेचर कैसे निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक नेचर कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने का सिंपल सा फॉर्मेट है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड का मतलब यूं सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, अगर किसी एटम के पास किसी मॉलिक्यूल के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसे तो हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक। और अगर किसी मॉलिक्यूल के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड है, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहेंगे हम डायमैग्नेटिक। फिर से देख लीजिए, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख जाए ना, इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक है, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं H2 को। H2 में आपको एक बात ध्यान रखना, मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं ना, तो आपको हमेशा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को देखना है, एटॉमिक ऑर्बिटल को नहीं देखना है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के केस में। ठीक है, तो H2 की बात करते हैं, तो H2 में देखो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इसका मतलब ये कैसा होता है, ये होता है डायमैग्नेटिक। H2 माइनस की बात करें तो यहाँ पर एक क्या आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन को चेक कर लो आप, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है तो वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। H2 प्लस को चेक करो, H2 प्लस में भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में अगर आपको कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पर H2 प्लस भी क्या हो जाएगा, इसकी मैग्नेटिक नेचर हो जाएगी पैरामैग्नेटिक। सो आई होप आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना, स्टेबिलिटी निकालना और मैग्नेटिक नेचर पता लगाना आ गया होगा। अब हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स ताकि हमें जो हमारे जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। CN, ठीक है, CN का देखते हैं, तो कार्बन और नाइट्रोजन दो एटम है हमारे पास, दोनों का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। कार्बन का तो होता है 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 2p3। ठीक है, अब जब ये दोनों एटम आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल बना लेंगे, CN मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं।
सबसे पहले नीचे नीचे लो एनर्जी वाला लिखेंगे ना 1s, तो यहाँ तो आ जाएगा 1s, तो ये तो हमने बना दिया 1s, सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब आता है 2s, तो ये रहा 2s, नीचे बनाएंगे बॉन्डिंग, ऊपर बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग। फिर आएगा p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल किधर बनाएंगे, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, अब पहले टोटल इलेक्ट्रॉन चेक करो आप, तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अपन को क्या बनाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, कार्बन का भी देखा था ना 1s2 2s2 2p2, और नाइट्रोजन का देखा था 1s2 2s2 2p3। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 30। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 13। इसका मतलब हम कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे, हम फॉलो करेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब पहले कौन आएंगे, पाई 2px और पाई 2py आएंगे। तो यहाँ पर हम दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे, एक तो है पाई 2px, दूसरा है पाई 2py। ध्यान रखना पाई 2px और पाई 2py दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, सेम होती है, और चूंकि बॉन्डिंग है ना, तो बॉन्डिंग की एनर्जी तो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। यहाँ आ जाएगा सिग्मा 2pz, और ऊपर कौन आएंगे, एंटी बॉन्डिंग आ जाएंगी। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और इधर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ध्यान रखना हमेशा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है। ठीक है, अब हमने ये फॉर्मेट बना लिया। छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, तो आप ये भाई यहाँ तक तो सबका सेम आएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। चेंजेस सिर्फ यहाँ इतने से पोर्शन में होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है ना, तब तो ये ऑर्डर फॉर्म करना 2 1 2 1। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है तो क्या करोगे आप, 1 वाला नीचे 2 वाला ऊपर, तो 1 2 2 1, इतना सा फर्क है, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। इतने से पोर्शन में आपको चेंज करना है। अब चलिए इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का है और ये नाइट्रोजन का, ये पोर्शन कार्बन का, ये पोर्शन नाइट्रोजन का। तो कार्बन क्या होता है 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 2p3। पहले दोनों के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, फिर दोनों के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे ना, 2 इधर 2 ऊपर आ गए। सेम ऐसा इधर होगा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4, 2 पहले नीचे भरे जाएंगे, फिर 2 ऊपर भरे जाएंगे। अब यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना पहले नीचे की हाफ फिल्ड करो, फिर इनको पूरा भरो, फिर ही इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजने हैं। तो पहले 1 2 3 4, अब ये दोनों फुल भर गए ना, कितने इलेक्ट्रॉन बच गया, एक इलेक्ट्रॉन और बच गया ना, क्योंकि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 तो भर दी, अब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ऊपर।
तो ये बन गया Cn का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो अब हम क्या लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या आ जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2 और सिग्मा 2pz में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो सिग्मा 2pz 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं और इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉन फिल करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्रॉपर लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं। पता ही है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग में कितने हैं 2 to 4 to 6 to 8 और 1 9। एंटी बॉन्डिंग में कौन कितने हैं 2 to 4। यहाँ पर तो एंटी बॉन्डिंग में है नहीं तो 4 हो गए ना, डिवाइड बाय 2 तो ये हो गया 5/2। ये तो आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आपको यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो भाई दिख रहा है ना, ये रहा सिग्मा 2pz में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख जाए ना, चाहे बॉन्डिंग हो चाहे एंटी बॉन्डिंग हो, अगर इनमें आपको कहीं पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अगर आप इसको फ्रैक्शन लिखो ना तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन में 2.5। ये तो हमने देखा कि Cn का कैसे तो हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं, कैसे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और अदर मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स विथ बॉन्ड ऑर्डर क्वेश्चन, विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्वेश्चंस और स्टेबिलिटी क्वेश्चंस। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को करते हैं हम पूरा एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, रिवाइज कीजिएगा और अपनी केमिस्ट्री कीजिएगा बहुत ज़्यादा बेहतर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।